दोस्तों, हमने पहली वीडियो में थोड़े चैप्टर कवर किए थे। अभी शुरुआत करते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत 1983 में हार्वर्ड गार्डनर ने प्रारंभ में 7 प्रकार की बुद्धि को अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में पहचाना। उनके अनुसार एक अंक बुद्धि लब्धि परीक्षण का एक प्राप्तांक होता है, पर्याप्त रूप से एक मनुष्य की जटिल और विविध क्षमताओं को नहीं दर्शा सकता। अतः उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रस्तावित किया है। वे अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं कि 7 बुद्धिमत्ताएं सुस्पष्ट और पूर्णतः एक दूसरे से अलग हैं तथा हर व्यक्ति में किसी न किसी बुद्धि का स्तर होता है। 1997 में इन सूची में अब 2 बुद्धिमत्ताएं जोड़ दी गई हैं। वर्तमान में 9 बुद्धिमत्ताएं हैं। शाब्दिक, भाषा विज्ञान, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, संगीतात्मक, शारीरिक गत्यात्मक, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, प्रकृतिवादी, अस्तित्ववादी योग्यताएं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत मानव योग्यताओं का व्यापक एवं विस्तृत है। आइए ये तालिका को हम समझते हैं कि किस बुद्धि में व्यक्ति किस प्रकार से निपुण होता है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि शाब्दिक भाषा विज्ञान में कौन से लोग निपुण होते हैं, तो ऑप्शन में हो सकता है कवि, गणितज्ञ, नाविक या नृतक। तो हमें वहाँ पे कवि को लिखना होगा। तार्किक में कौन आते हैं? गणितज्ञ और तर्कशास्त्री आते हैं। उनका निपुण, वो किन चीज़ों में निपुण होते हैं, ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्थानिक पूछ के, वहाँ पे नाविक या इसमें से कोई एक ऑप्शन देगा, बाकी यहाँ किसी में से एक ऑप्शन, 3 ऑप्शन उठा के दे देगा। तो हमको पता करना होगा कि स्थानिक समझ किस में होती है। नाविक में, शैल चिकित्सक में, मूर्तिकार में और चित्रकार में। शारीरिक गत्यात्मकता को कहेंगे मृतक जो डांस करते हैं, खिलाड़ी में, शैल चिकित्सक और शिल्पकार में होते हैं। संगीतात्मक में संगीतकार और गीतकार दोनों होते हैं। अंतर्वैयक्तिक में क्रय करने वाले शिक्षक, चिकित्सक, नेता, धर्म और शिक्षक होते हैं। मान लो अंतर्वैयक्तिक पूछे तो उसमें शिक्षक आते हैं। शिक्षक किस में आते हैं? अंतर्वैयक्तिक में आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। लोगों को समझना शिक्षक का काम है, उनको निपुण होना चाहिए लोगों को समझने, अपने बच्चों को समझने में। नेतृत्व करना, समायोजन करना, संप्रेषण, बात करने का तरीका, कम्युनिकेट करने का तरीका शिक्षक का सबसे बड़ा गुण है। द्वंद्व हल करना, कोई समस्या है उसको हल करना उनको आना चाहिए। बेचने का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई धन अर्जित करने की बातें कर रहे हैं। बेचना मतलब ये होता है कि अपनी चीज़ों को किस तरीके से दूसरे के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इनका गुण होता है दोस्त बनाना, लोगों से बातें करना और समूहों से जोड़ना। अंतःवैयक्तिक में आते हैं अपने आप कुछ सृजन करने वाले, जो खुद जैसे इंजीनियर्स या कोई भी वैज्ञानिक होते हैं जो शोध करके कोई नई चीज़ का सृजन करते हैं। वो प्रकृतिवादी होते हैं, जंगल, पहाड़ों, समुद्रों में छानबीन और खोज करना, जिनको बहुत ज़्यादा पहाड़ों या समुद्रों में जाकर वहाँ की प्रकृति के बारे में जानना या तो उन पर रिसर्च करने वाले होते हैं। अस्तित्ववादी होते हैं जो सामाजिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक व्यक्ति, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, आध्यात्मिक रूप से विचरण करते हैं, उससे वो माने जाते हैं अस्तित्ववादी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी आया है व्यक्तित्व का परिचय। सामान्य तौर पर व्यक्तित्व में कद, काठी, रूप, रंग, बुद्धि, अभिवृत्ति, क्षमता, साथ ही विशिष्ट व्यवहार आदि गुण सम्मिलित होते हैं। व्यक्तित्व शब्द का उन विशेषताओं का विचरण करने के लिए जो व्यक्ति के लोगों की आकर्षक या अनाकर्षक रूप में पेश करती है, उन लोगों को प्रशंसा करते हैं। व्यक्तित्व होता है, यहाँ से हम स्किप करते हैं। यहाँ पे कुछ ये परिभाषाएं दी गई हैं। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक तंत्रों का सक्रिय संगठन है जो उनकी वातावरण के साथ विशिष्ट अनुकूलन सुनिश्चित करता है। ये आल्पोर्ट ने कहा। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, बुद्धि और डील डौल का लगभग संतुलित और चिरस्थायी संगठन है जो उसके वातावरण में समायोजन को निर्धारित करता है। आइजेंक व्यक्तित्व आमतौर पर व्यवहार के विशिष्ट रूपों का उल्लेख करता है, विचार एवं संवेगों को सम्मिलित करते हुए, जो हर व्यक्ति का अपने जीवन की हर परिस्थिति में अनुकूल चरित्र करता है। वाल्टर मिशेल। शुद्ध रूप से व्यक्तित्व को हम 3 दृष्टिकोणों में समझे जाते हैं: वर्ग, शील, गुण तथा संपूर्ण संरचना। वर्ग मतलब क्या होता है? वर्ग मतलब
वर्ग सिद्धांत व्यक्तित्व को अपेक्षाकृत कुछ व्यापक वर्गीकरणों के संदर्भ में दर्शाते हैं। शील गुण क्या होते हैं? पहले तो व्यक्तित्व के अर्थपूर्ण पहलुओं की खोज करने की कोशिश करता है, साथ ही व्यक्ति का विवरण उनकी विशेषताएं प्रदर्शित करने की मात्रा और क्षमता के अनुरूप होता है। संपूर्ण संरचना क्या है? सिद्धांत व्यक्तित्व की सुनियोजित और सक्रिय मानते हैं कि अपेक्षाकृत अस्थिर संगठक अंग या तत्व का संग्रह करता है। यहाँ से कुछ हम स्किप करते हैं, यहाँ हम आते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो काम, तत्व, अहम और परअहम की व्याख्या करता है। शरीर संरचना संबंधी सिद्धांत एक्टोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एंडोमॉर्फी। लक्षण सिद्धांत सामान्य और व्यक्तिशील गुण आल्पोर्ट। 16 व्यक्तित्व सिद्धांत कैटल तथा आवश्यकता का सिद्धांत, जो मैस्लो द्वारा दिया गया है, हेनरी और मोरे के द्वारा बताई गई है। जन्म से परिपक्वता तक सामाजिक समुदाय कुछ सीमाओं तक ही व्यक्ति को गढ़ता है, जो जैविक कारकों द्वारा थोपी गई हो। व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने में साक्षात्कार, प्रश्नावली, रेटिंग मापने तथा उपलब्धि एवं प्राक्षेपिक परीक्षण आदि सभी सहायक हैं। जैसे हमसे पूछा गया कि व्यक्तित्व को कैसे माप सकते हैं, तो वहाँ पे हमें आएगा साक्षात्कार, प्रश्नावली और रेटिंग। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के द्वारा हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। व्यक्तित्व एवं अधिगम, जो व्यक्तित्व के सिद्धांत विभिन्न पृष्ठभूमि तथा विभिन्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार अलग अलग है। व्यक्तित्व शब्द को परिभाषित करते समय यह कहा जाता है कि वह विभिन्न विशेषताओं, गुणों अथवा लक्षणों का संयोजन है, जो एक व्यक्ति की विशिष्ट शैली, स्वरूप और व्यवहार आदि की रचना करते हैं। हम में से प्रत्येक को व्यक्तित्व के पूर्ण सक्रिय व्यक्ति के बारे में जानकारी है। जैसे जैसे हम लोगों को जानते लगते हैं, चाहे छोटी आयु का हो या बड़ी, हम कुछ विशेष गुणों को समझने लगते हैं और प्रत्येक अपने विशिष्ट व्यवहार के द्वारा दूसरों से अलग कैसे हैं यह पता चलता है। जब हम किसी को कुछ समय तक लगातार देखते हैं तो पाते हैं कि किस प्रकार स्वभाव और रुचि अभिवृद्धि विकास हो रहा है। यहाँ हम देखते हैं व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। प्रकृति बनाम पालन पोषण। सफल और असफल व्यक्तित्व होते हैं। अधिगम पृष्ठभूमि, सीखने में सफल हुए तो सफल, नहीं हुए तो असफल व्यक्तित्व प्रतीकात्मक हो सकते हैं। अद्वितीय बनाम चिन्हीकरण। जहाँ तक अधिगम की बात है, निम्नलिखित मुद्दों की चर्चा की जाती है। सामान्य आयु के बच्चे रुचि, व्यक्तित्व, योग्यता और समान समायोजन के एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यहाँ बच्चों के बारे में भिन्नता बताई गई है। उनके व्यक्तित्व भिन्नता के बावजूद किसी विद्यालय में अनुकूलन करने में सहायक हो। किसी भी विजातीय समूह में किसी बालक को कक्षा की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने के लिए अनुरोध किया जाता है। एक शिक्षार्थी के व्यक्तित्व में शारीरिक तथा शैक्षिक कमजोरियां या तीव्रता हो सकती है। मतलब कोई बच्चा तेज या कमज़ोर हो सकता है। नियमानुसार वह अपने व्यक्तित्व गुणों का विकास कर लाभान्वित होगा। इसके साथ साथ उसे अपनी कमजोरियों पर पर्याप्त रूप से नियंत्रण पाना है, जो उसे अक्षम न बना दे। मतलब बच्चे के अंदर कोई कमी है तो वो उससे उस पर कार्य करे और अपनी कमजोरियों को दूर करे, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो किसी कार्य करने को अक्षम हो जाए। आदर्शतः समान समूह के शिक्षार्थी जिनमें समान सामाजिक, बौद्धिक और शैक्षिक परिपक्वता है, उनकी आवश्यकता और अधिगम की योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। जो अच्छे शिक्षार्थी हैं और कठिन परिश्रम करने को तैयार हैं, वे त्वरित तत्पर किए जाने चाहिए। इससे उच्च उपलब्धि करने वाले बच्चे शैक्षिक और सामाजिक रूप से त्वरित हो जाते हैं। ये कौन करेगा? ये टीचर करेगा। जो बच्चे मेहनत तो करते हैं पर उनको सही दिशा नहीं पता है, तो उनको तत्पर करना चाहिए। यहाँ थोड़ा हम स्किप करते हैं। इसका सारांश क्या है ये देख लेते हैं। एक शिक्षार्थी जो अच्छे से कार्य कर सकता है या अपना व्यवहार प्रभावित कर सकता है, अच्छे व्यक्तित्व तथा समर्थ सामाजिक बुद्धि का स्वामी है। एक शिक्षक जिस पर शिक्षार्थियों को भरोसा है तथा प्रिय है, वह जो अपने साथी शिक्षक के साथ मिलजुल कर रहते हैं, वे अच्छे विकसित व्यक्तित्व और सामाजिक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। शिक्षार्थी जिसमें अमूर्त बुद्धि
है उनमें मानसिक क्षमता होती है किस प्रकार से व्यवहार करे, परंतु वह अपने व्यक्तित्व के कारण ऐसा नहीं कर पाता। व्यक्तित्व और बुद्धि में कई समानताएं तथा असंगतियां हैं, क्योंकि सामाजिक योग्यताओं में कई तत्व हैं जो स्वभाव में अमूर्त नहीं होते। व्यक्तित्व गुण संपूर्ण रूप से तो नहीं, पर घनिष्ठता से सामाजिक बुद्धि से संबंधित है। एक शिक्षार्थी का व्यक्तित्व उसका बुद्धिलब्धि IQ, सांवेगिक गुणक EQ और आध्यात्मिक गुणक SQ सभी यह निर्धारित करने की महत्वपूर्ण कारक है कि वह लोगों के साथ कितना मिलजुल कर रह सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है व्यक्तिगत रूप में शिक्षार्थी। एक व्यक्तिगत रूप में शिक्षार्थी क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। अधिगम के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में E.L. थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के नियमों के विषय में अवश्य पढ़ाया होगा। उन्होंने अधिगम प्रक्रिया पर प्रयोगों की एक श्रृंखला प्रतिपादित की है। अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने सीखने के मूल नियमों का प्रतिपादन किया है। प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम के बाद उन्होंने तत्परता के नियम का प्रतिपादन किया। तत्परता के नियम का अर्थ है कि जब शिक्षार्थी नई चीज़ सीखने के लिए तैयार होता है तो उसके साथ की गई क्रिया संतोषजनक होती है, जबकि तत्परता के अभाव में क्रिया संतोषजनक नहीं होती। तत्परता परिपक्वता और अनुभव दोनों पर निर्भर करती है। मतलब कि बच्चा अगर तत्पर है, तैयार है सीखने के लिए, तभी आप उसे अच्छे से सिखा सकते हैं। शिक्षार्थी की तत्परता के कक्षागत निहितार्थ। अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि शिक्षार्थी सीखने के लिए कब तैयार है। यह अध्यापक को खुद जानकारी करना होगा कि बच्चा आप सीखने के लिए रेडी है। यदि कोई शिक्षार्थी तैयार नहीं है तो उस प्रकार के अनुभव कराने जाने चाहिए जिससे वह सीखने के लिए तत्पर हो सके। शिक्षार्थी की तत्परता में बाधक तत्वों का विश्लेषण किया जाना चाहिए, पहचान कर इसके निवारण का प्रयास किया जाना चाहिए। शिक्षार्थी की तत्परता में बाधक तत्वों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। इन तत्वों को पहचान कर इसके निवारण का प्रयास किया जाना चाहिए। विषय वस्तु में शिक्षार्थी की रुचि उसकी तत्परता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षार्थी की रुचि के अनुसार ही उसे सीखने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। कभी कभी विभिन्न तरीकों से सीखने वाले सभी शिक्षार्थी को शिक्षक एक ही शिक्षण विधि, ये देखिए कितना मस्त पॉइंट है, एक ही शिक्षण विधि द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं। उनके सीखने के तरीके और सीखने की वरीयता भी उनके सीखने की तत्परता का प्रभाव डालती है। आपको उन तरीकों के विषय में सचेत होना चाहिए और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ऐसा लचीलापन रखना चाहिए जिसे सभी प्रकार के शिक्षार्थियों के लिए अपनाया जा सके। कक्षा का वातावरण शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी नए ज्ञान और कौशल को सीखने के तरफ अधिक अभिप्रेरणा। थॉमस ने एक महाविद्यालय में सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में कार्यभार संभाला। ये तो स्टोरी है। आइए हम आगे देखते हैं अभिप्रेरणा क्या है। अभिप्रेरणा एक सैद्धांतिक विचार है जो व्यवहार की व्याख्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अभिप्रेरणा को किसी व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार को दिशा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अथवा अभिप्रेरणा वह है जिसके कारण व्यक्ति किसी व्यवहार को बार बार दोहराने अथवा न करने के लिए प्रेरित होता है। सॉरी, मुझे वीडियो यहीं रोकनी पड़ रही है। हम यहाँ से अभिप्रेरणा से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।